कि किसी मुस्लिम पुरुष ने किसी गैर मुसलमान बहन के साथ इस तरीके का काम किया होता, तब ये मीडिया क्या कर रही होती? तांडव कर रही होती, तांडव। कि गिरिराज जी भी हमारे जानने वाले हैं, जी। लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है कि बहुत विकृत, बहुत बात करते, ऐसे बयानों के लिए, विवादास्पद बयानों से ही उनकी अब राजनीति चल रही थोड़ा सा उसको अगर हिम्मत उसने दिखाई होती तो हाथ पकड़ के झटक देना चाहिए। है। इस बार माफी भी नहीं मांगा गया है, जो लगता है कि अनकंट्रोल्ड बिहेवियर देखिए, मैं बहुत कड़वी बात करती हूँ, सच क्योंकि कड़वा होता है। है। भाजपा तो अंदर अंदर खुश होती होगी। हिंदू संगठनों का एजेंडा है, ये है कि भाई सबको इस ढंग से रहे कि पर्दा खत्म हो गया तो ये क्यों नहीं खत्म हो रहा है, तो इसके लिए क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बचे हैं? देश में अगर ये किसी फातिमा के साथ हो रहा है तो भी उतना ही गलत है, अगर ये किसी शीला के साथ, पूजा के साथ हो रहा है तो भी उतना ही गलत। माफी मांग लेना चाहिए, स्पष्टीकरण देना चाहिए। गिरिराज जी पर भी सवाल होना चाहिए, क्या वो एक मंत्री बने रहने लायक है या नहीं। सर, वे एक घटना जो नीतीश जी। कुमार का जो नकाब वाली जो घटना हुई है उस पर मैं आपसे बेसिकली चर्चा करना चाहता था, लेकिन ये चूंकि अचानक से सोशल मीडिया पर आया और आपसे बेहतर कोई व्यक्ति नहीं है जो अर्नब के जो परिवर्तन है उस पर बता सके, तो पूछा आपसे। लेकिन सर, जब नीतीश कुमार वाला वाकया सामने आया उस पर भी देश के कई बड़े पत्रकारों ने उसे दूसरा रंग देने की कोशिश की और ये कहा कि हिजाब जो है वो ये रूढ़िवादिता का प्रतीक है और एक मुख्यमंत्री वो अभिभावक के तौर पर वैसा कर रहे हैं। तो ये भी बड़ा आपत्तिजनक है। कहीं कंसेंट की, इच्छा की, मर्जी की, उस बच्ची की कोई कोई वैल्यू नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। ये इसके दो पक्ष हैं और इसको आपके दर्शकों को ध्यान से समझना चाहिए। जी। पहला तो यह है कि राष्ट्रीय मीडिया में, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसमें ये हिजाब उतारने वाली जो खबर है वो जम के चला है। हम्म। मैं भी दो तीन हाँ। चर्चाओं में शामिल हुआ और उन चैनलों पे काफी इसको तवज्जो दी गई। हम्म। तो उसमें तो सवाल ये आता है कि इसको तवज्जो कैसे मिली, क्यों मिली। पहला सवाल यही, हाँ। क्या नीतीश जी के दिन लद गए, हम्म। क्या नीतीश जी अब अंतिम चरण में हैं, हाँ। क्या बीजेपी की इच्छाएं पूरी हो जाएंगी बिहार में। ये एक पहला सवाल है। तो कहीं न कहीं ये कोई एक एजेंडा के तहत भी अगर इसको जगह मिली होगी तो मैं इसे इनकार नहीं करता। हम्म। फिर मैं कह नहीं पा रहा हूं, क्योंकि मैंने देखा जो भाजपा माइंड के वक्ता, प्रवक्ता, प्रबुद्ध जन और जो सलाहकार भी या पत्रकार भी जो कहें, उन लोगों ने भी कहा कि नीतीश जी को तो अब कुर्सी छोड़ देना चाहिए। हाँ। तो मेरे समझ में आया ही भाई कि ये लोग ऐसा कैसे बोले, तो कुछ भी वो लोग कर ले तो उसका डिफेंस करते हैं। तो इससे मुझे कुछ ना कुछ एक चीज नजर आती है। दूसरा कि आ, हम जैसे पत्रकारों ने भी, भाई झूठ क्यों बोलूं, हाँ। हमने भी कहा था कि भाई जब अमित शाह जी ने कहा कि लेजिस्लेचर पार्टी चुनेगा हम्म। बिहार चुनाव के समय, तो हमको ऐसा लगा कि वो लोग नीतीश जी को चेहरा नहीं बनाना चाहते, हम्म। मुख्यमंत्री का पद का चेहरा नहीं बनाना चाहते। लेकिन उसके बाद हो हल्ला मचा, तो फिर अंततः वो क्लाइम डाउन किए सब लोग बीजेपी के, और क्योंकि चेहरा नीतीश जी का था उनका ये, तो उसके आधार पर चुनाव जीता। लेकिन ये बात तो बिल्कुल सही है विक्रांत जी की, लगता नहीं है कि नीतीश जी पूरी तरह से तंदुरुस्त हैं, होशो हवास में हैं। नहीं तो ये मुख्यमंत्री का काम, अगर मान लो आपको हिजाब कहना है कि भाई पर्दा नहीं चाहिए, हिजाब से आपकी आइडेंटिटी नहीं दिखती है, जो भी है वो उसकी एक रिलीजियस सेंटिटी है, वो बात अलग है। लेकिन बहुत जगह हिजाब वो भी हटाया गया है, ऐसा नहीं है। तो ये काम मुख्यमंत्री का थोड़ी है कि मुख्यमंत्री अपने हाथ से पकड़ के किसी का रुकाब खींच के देखे। ये कोई स्त्री रहती, मान लीजिए कहता कि हाँ जी आपकी आइडेंटिटी नहीं हो पा रही है, तो आप किसी स्त्री को कहते कि जा अपना चेहरा दिखा दे। हम्म। लेकिन मुख्यमंत्री कोई हिजाब नीचे कर, एक महिला का, वो भी एक मुस्लिम महिला का, तो ये बहुत बड़ी घटना। और ये अ, इससे मतलब मेरिट पर अगर हम कहें, सिर्फ हम्म। मेरिट पे, हम पॉलिटिक्स पे नहीं जा रहे हैं, जी। हम कह रहे हैं कि मेरिट के आधार पर भी ये बात दर्शाता है कि नीतीश जी पूरी तरह से अपने कंट्रोल में नहीं है, हम्म। नहीं है कंट्रोल में। और इस बात के प्रावधान है कि अगर वो कंट्रोल में नहीं है तो भाई ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री क्या बने रहना चाहिए।
बिना पद के बना के रखे। एक बार राजा दिनेश सिंह को बनाया गया था नीतीश जी के इंदिरा जी के सरकार में, जबकि बीमार थे वो, बिना मंत्रालय के मंत्री बहुत दिन तक रहे थे। वो एक रास्ता हो सकता है। लेकिन अभी कोई पहली घटना तो है नहीं। जी। उन्होंने जो प्रजनन पर जो इतना गजब का प्रवचन विधानसभा में दिया था, उसी के बाद तो इनकी जो है से ना, हमको लगता है कि कंट्रोल खत्म हो गया। माफी भी मांगी थी, इस बार तो माफी भी नहीं मांगा गया। हाँ। अब ये समझिए, इस बार माफी भी नहीं मांगा गया है। देखिए, आमतौर पर अगर कोई ये रहता ना कि ये कोई एक ऐसी घटना है, तो ये बहुत वाजिब घटना तो नहीं है, निश्चित रूप से है। ये लगता है कि अनकंट्रोल्ड बिहेवियर है। हम्म। तो फिर अनकंट्रोल्ड बिहेवियर है, कोई एक्सप्लेनेशन दे, कोई स्पष्टीकरण दे, कुछ दे, तभी तो बचते हैं। नहीं तो कहाँ से बचते हैं? कि मुख्यमंत्री का काम है हिजाब दे, नीचे करके देखना चेहरा, कोई बात है कि नहीं? अभी हाल में उन्होंने एक मंच पे चुनाव में किसी को, महिला को माला भी पहना हाँ, रहे थे। माला पहना दी थी। ऐसे ऐसी कई ऐसी घटनाएं हैं जो उनके वाच हैं, उनका उनका बॉडी लैंग्वेज है, वो अच्छा नहीं है। और ये हमको लगता है भाजपा तो अंदर अंदर खुश होती होगी कि भाई अब जनता ही कहेगी, हम लोग जैसा लोग भी कहेंगे कि भाई कैसे स्टेबल है ही नहीं तो फिर कैसे बने हुए हैं। तो फिर ये भाजपा का ही एजेंडा पूरा होता है। लेकिन अगर ऐसे में एजेंडा पूरा होता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हमारा क्या मतलब है भाई कि कैसे है? लेकिन ये अच्छा तो नहीं लोकाचार में लगता है। आपको याद होगा जब विधानसभा में उन्होंने प्रवचन दिया था, नहीं भी याद हो तो मैं याद कराता हूं आपको। मुझे याद है कि प्रधानमंत्री जी शायद खुद उस समय भोपाल में थे, और वहां से उन्होंने इसका जो है क्रिटिसिज्म किया था, बहुत जोरदार उसका ये किया था। तो उस समय किया था, तो अब क्यों नहीं कर रहे? अब ये है क्या कि भाजपा का, चूंकि हिंदू संगठनों का एजेंडा है, ये है कि भाई सबको इस ढंग से रहे, कि पर्दा खत्म हो गया तो ये क्यों नहीं खत्म हो रहा है, ये सब है इनका एजेंडा। तो इसके लिए क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बचे हैं क्या? और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने इसका बचाव किया, वैसे ज्यादा बचाव बचाव नहीं हुआ, ये बात आप समझ लीजिए। थोड़ा बहुत जैसे तैसे ऐसे में करना है, कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो लोग भी मतलब बहुत बेशर्मी का हद पार कर गए। उनको कहना चाहिए कि माफी मांग लेना चाहिए, स्पष्टीकरण देना चाहिए। एक आध बार की बात है, हो गया। लेकिन भाजपा, हमको नहीं लगता है कि इस ढंग से ऐसा करेगी, क्योंकि उनका एक अनफिनिश्ड एजेंडा बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने को लेकर भी है। बिल्कुल। लेकिन सर, आपने जो कहा बिल्कुल वो भाजपा का तो है, लेकिन भाजपा का साथ में दूसरा जो हिंदू मुसलमान वाला एजेंडा है, शायद उसी कारण गिरिराज सिंह जैसे मंत्री कहते हैं, बच्ची के बारे में जब पूछा जाता है कि वो नौकरी आने से मना कर रही है, तो वो कह रहे हैं ले या जहन्नुम में जाए। तो वो तो केंद्रीय मंत्री है, उनका तो मनोदिशा, सभी चीजें एकदम तंदुरुस्त है, पूरी तरीके से मानसिक रूप से भी स्वस्थ है। उनका ये कहना, एक बच्ची जिसका सरे जिसको मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से नकाब उतारा, और मंत्री कह रहे हैं कि जहन्नुम में जाओ। तो भाई गिरिराज सिंह को कहना चाहिए कि भाई आप अपने मंत्रिमंडल से केंद्र में या बिहार में अपनी सरकार के मंत्रिमंडल में फैसला करा दीजिए कि भाई हिजाब कोई नहीं पहनेगा। ये तो करा सकते हैं ना। हमको लगता है कि गिरिराज जी भी हमारे जानने वाले हैं, जी। लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है कि बहुत विकृत बहुत बात करते हैं। उसको, अगर आपका कोई एजेंडा भी है तो उसका तौर तरीका है। इसमें इस ढंग से बोलने से उनका भी शख्सियत घटता है और उनकी भी विकृति दिखती है, और बहुत दिखती है। लगातार ऐसे बयानों के लिए, विवादास्पद बयानों से ही उनकी अब राजनीति चल रही है। ये बात समझ लीजिए। हाल ही में तो क्या क्या बोल दिया था बिहार में, याद है? हमको ध्यान नहीं पड़ रहा है कि नमक हराम कुछ किस हाँ। तरह का चीज, कुछ कुछ बोला था उन्होंने। हम उनके नाम का वो ध्यान नहीं है तो मैं नहीं बोल पाऊंगा। लेकिन आजकल तो कोई सिद्धांत है नहीं, अभी तो नोक झोंक से ज्यादा अब ये नोच खरोच की राजनीति चल रही है। जिसको जो मन में आ रहा है, बिना सोचे समझे आगे का इसका क्या रिपरकशन होगा, क्या इसके प्रभाव पड़ेंगे, कुछ भी बोलते जा रहा है ना। तो अभी तो एक हेट स्पीच पर कर्नाटक में कानून बना है, हाँ, बनाया बिल्कुल। जा रहा है। विधानसभा से तो पास हुआ है। हम्म। तो ऐसा तो हमको लगता है सुप्रीम कोर्ट के भी कई इस बारे में डायरेक्शंस रहे हैं।
लेकिन चूंकि अभी स्थितियां बहुत है ना कि फ्री फॉर ऑल जैसी जा रही है और कोई सिद्धांत वगैरह है नहीं। कुछ भी करना हो तो तौर तरीका है, कुछ भी करना हो भाई। अगर राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हुआ तो अदालत के फैसले के बाद हुआ, बात तो। आप समझिए। तो एक तो कोई कायदा कानून तौर तरीका लोकाचार ये सब तो फॉलो करना पड़ेगा ना। तो गिरिराज नीतीश जी का क्या मतलब, मुझे नहीं लगता है कि गिरिराज जी पर भी सवाल होना चाहिए कि क्या वो एक मंत्री बने रहने लायक हैं या नहीं। ये कोई बात नहीं होती है कि भाई आप जो गलत चीजें, आधा बीजेपी वाले को देखो तो वो प्रचार नहीं कर रहे हैं, वो एक अलग सा अपना इमेज बनाए हुए हैं, तो इस तरह की बात बोलते हैं। बात ये है कि हमको लगता है कि वो भी खाना पूर्ति करके, मुझे जो लगता है वो खाना पूर्ति करके एक होता है ना किसी तरह से पैडिंग कर दिया जाए। हाँ। लेकिन अंदर अंदर वो लोगों में होंगे कि जो को लगता है उस योजना में भी होगी कि भाई नीतीश जी को हटाएगा। सर, कल हमने देखा कि देश के जी। कई इलाकों में प्रोटेस्ट हुआ, बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। कश्मीर में हमने देखा इल्तिजा मुफ्ती और उनकी पार्टी के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। हैदराबाद में प्रोटेस्ट हुआ। कोलकाता में तो बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ इस घटना को लेकर। तो क्या इन सब चीजों के दबाव कई जगह एफआईआर दर्ज करवाने के लिए पुलिस ने शिकायत भी दर्ज की गई है नीतीश कुमार के खिलाफ। तो क्या इन सब चीजों को देखते हुए नीतीश कुमार को अब तक माफी कम से कम नहीं मांगनी चाहिए थी? अगर किसी को बुरा लगा है, इतना विवाद उस पर उठ रहा है, तो कम से कम आपके सूबे के मुख्यमंत्री हैं सर, आप उनकी राजनीति पूरी जानते हैं। नीतीश कुमार इस तरह के व्यक्ति तो नहीं रहे हैं कभी भी। तो क्या इस कृत्य की जो हुआ है, कम से कम सामने आकर माफी नहीं मांगनी चाहिए थी उन्हें? देखिए उनके प्रति न्याय होगा। और हम्म। मेरे ऊपर आप इल्जाम भी नहीं लगा सकते कि मेरा कोई एजेंडा है। जी। लेकिन नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के लिए हाँ। हमको लगता है पूरे भारतवर्ष में वो अग्रणी है काम करने। हाँ। बहुत काम किया उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनकी मदद के लिए। बहुत बहुत काम किया, खासतौर से बिहार जैसे राज्य में हम्म। बहुत नाम है वो। एक हाँ। महिला वोट बैंक का अगर आप नाम लेंगे तो नीतीश जी के नाम से जाता है। हाँ। लाख कोशिश करके भी भाजपा उनसे पिंड नहीं छुड़ा पाई। हाँ। ये तो एकदम सच्चाई। बिल्कुल। चाहे वो साइकिल, शिक्षा, स्वास्थ्य, जीविका, जो भी आप कह लीजिए, या फिर आप उसमें अगर वो विकृत जोड़े तो 10,000 रुपया भी है, वो हम्म। विकृत है। हाँ। लेकिन 10,000 है तो नीतीश जी का इस क्षेत्र में तो बहुत नाम है। मैं जो ये प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा है, हम्म। मैं इसको रिलीजियस कलर नहीं देना चाहता। हाँ, मेरा बिल्कुल। ये आप समझ हाँ। सकता है हम्म। कि ये मुझे लगता है ये कोई अनकंट्रोल्ड बिहेवियर हम्म। है कि नहीं। अनकंट्रोल्ड बिहेवियर है। ये वजह है, इसलिए ऐसा हो रहा है। वो हम्म। आज ये हिजाब उठा रहे, कल घूंघट उठा देंगे, कुछ भी। हाँ। अभी हाँ। ऐसी स्थितियां पैदा हो रही है, कभी माला पहना दे रहा है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ वचन प्रवचन दे देते हैं जो प्रजनन के ऊपर महिलाओं के उस पर जो दिया था, वो तो उतना तो इन्होंना तो कभी किसी ने नहीं किया। हम्म। तो लेकिन चलिए नीतीश जी है, तो क्या किया जाए उनमें। लेकिन अब उसमें रिलीजियस कलर ढूंढना मुझे नहीं लगता है। और अगर ये ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है तो ये बात है कि आप समझ लीजिए इस चीज को, इससे भारतीय जनता पार्टी जो है हाँ। अंदर से खुशी हो रही होगी हाँ। कि भाई नीतीश जी बदनाम हो रहे हैं ना, बीजेपी थोड़ी हो रही है बदनाम। और इतना तो नीतीश जी से उनका प्रेम नहीं है कि भाई नीतीश जी उनके ध्वजवाहक हैं, हाँ। सरकार है, बीजेपी के मास्कॉट है, नहीं है। ये हम्म। बात सच है। मुसलमानों के पक्ष में कितना बोलते थे वो चुनाव के दौरान, मैं तो सब भाषण उनका सुनता था, है ना। सारे, कोई सुना या ना सुना हो, मैंने तो जरूर सुना। उनके अधिकांश जो चुनाव प्रचार के भाषण थे मैंने सुना, यही देखने के लिए कि क्या ठीक है, कंट्रोल में है। तो उस दौरान तो उन्होंने कोई गलती ऐसा नहीं की थी, हाँ। एक आध जगह की, लेकिन चलिए उतना चलता है, उम्र भी है। अब नीतीश जी को हम ये एक रिलीजियस कलर हम नहीं देना चाहते हैं। वो हो गया है और घटना अप्रिय है, इसकी निंदा भी हुई है। और सब लोगों ने कुछ दबी जुबान से, कभी कोई चुप रह के, कोई वाचाल होके, कोई प्रोटेस्ट करके कर रहा है। लेकिन अब यहीं पे अंत होना चाहिए। सवाल अब सीधा सा है कि क्या नीतीश जी कंट्रोल में हैं या नहीं, ये मेन बात है। और मतलब अगर उनके कोई सलाहकार आपके कार्यक्रम को सुनते हैं तो हमको लगता है कि कम से कम एक स्पष्टीकरण, एक सफाई तो देनी ही चाहिए। हाँ। माफी ना भी मांगे लेकिन दे दे
क्योंकि अब अच्छी बात यह है कि जो महिला डॉक्टर की नियुक्ति पत्र जो था, जिनका हिजाब नीचे किया गया, वो शायद नौकरी ज्वाइन कर ली है या करने वाली है। तो ये चलो, ये अच्छी बात है कि नहीं, कि क्या है कोई मुख्यमंत्री, पहले तो ये चर्चा चली कि वो नौकरी ही नहीं ज्वाइन हाँ करेगी। बिल्कुल। तो बात ये है, अब क्या कहा जाए, अब ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। नीतीश जी की लेगेसी है बिहार में, हम लोग भी जानते हैं कि बहुत उन्होंने जो बहुत सारा काम किया है, बहुत नहीं भी किया है, लेकिन इतना जरूरी जरूरी काम किया है कि बिहार में वो सारी चीजें मौजूद हैं जहां से आप जो सो कॉल्ड डेवलपमेंट है उसको लेके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें हैं, चाहे रोड में, सड़क सड़क, बिजली, पानी, आदि आदि, स्कूल, शिक्षा, इस सब में बहुत काम किया उन्होंने भाई। महिला सशक्तिकरण में, जीविका में, कोई छोटी बात थोड़ी ना। तो क्या कहा जाए, तो जब आदमी होशो हवास में नहीं रहता तो इस तरह की चीजें कर देता है। लेकिन अब जो ये है कि चलो 20 साल अब रह गए, अब हो गया, और क्या, ये भी तो एक बात है। अभी अगर वो बने रहे तो आप लिख के रख लीजिए, और झंडा में जब राष्ट्रगान गाया जाता है तो इधर उधर वो देखते हाँ लगते हैं, हिलने लगते हैं। तो इसका मतलब कुछ समस्याएं हैं, और इन समस्याओं के रहते मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा दिन मुख्यमंत्री रह भी पाएंगे या रहने दिए जाएंगे। सर, एक अंतिम सवाल, क्योंकि आप उनके बिहेवियर को जिस तरीके से बताया, आपने समझाया अनकंट्रोल्ड बिहेवियर, तो सर एक सूबे के मुख्यमंत्री, मुखिया हुए सर वो उस सूबे के, तो उस पद पर किस तरह से न्याय हो पा रहा होगा? फिर तो इसका मतलब कि सरकार को भी कंट्रोल करने की जैसी चीजें हो सकती हैं सर, अगर मुख्यमंत्री का स्वयं पर कंट्रोल नहीं है। देखिए, अभी नीतीश जी चल रहे होंगे तो अपने सलाहकारों की वजह से, जो उनके नजदीकी हैं, उन्हीं की वजह से। लेकिन इनके सरकार के सिस्टम पे अगर बाहरी कंट्रोल हो गया हो तो इससे मुझे मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आश्चर्य नहीं है। जब वो पूरी तरह से कंट्रोल ही में नहीं है तो कोई तो सरकार इस तरह से चलाएगा, या वो सरकार चला रहे हैं लेकिन अनकंट्रोल बिहेवियर कर रहे हैं। एक बार आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री, वो गृह मंत्री भी थे पिछले सरकार में, मतलब इस पहले, जब चुनाव के पहले, तो बोले कि जरा गृह मंत्री को बुलाइए जनता अदालत में, और गृह मंत्री वो खुद थे। स्वयं में। तो हाँ। इस तरह की चीजें लगातार, एक सेलेक्टिव कुछ लॉस ऑफ सेंस होता है उनका, और बाकी क्या कंडीशन है मैं कैसे कह दूं। हाँ। लेकिन स्थितियां तो अच्छी नहीं है, एकदम बिल्कुल साफ। शुक्रिया सतीश सर, आप हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा में हिस्से लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी नमस्ते। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। आज हम बात कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो घटना की थी, जिस तरीके से एक आयुष की स्टूडेंट का नकाब उतारने की कोशिश की थी, और वो उस पर काफी विवाद भी उठा। सुमैया राणा जी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी की नेता भी है, महिला मुद्दों पर अक्सर आप उन्हें बोलते हुए सुनते भी हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस में, लखनऊ में बाकायदा शिकायत की है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज हो और जांच हो। सुमय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दास स्वतंत्र पर। क्या आपने थैंक यू। शिकायत दी है मैडम इस मामले में? देखिए विक्रांत जी, सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि ये जो कृत हुआ है, जी। ये तो अपने आप में बहुत ही अपमानजनक कृत्य है किसी महिला के लिए। लेकिन उससे ज्यादा दिक्कत की बात ये है कि ये एक मुख्यमंत्री द्वारा, मौजूदा मुख्यमंत्री द्वारा अगर इस तरीके की हरकत की जा रही है, तो समझने वाली बात यहाँ पर ये होगी कि आप बाकी अपने जो नीचे लोग हैं उनको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। एक महिला अगर सर पे पल्लू रखे हो, दुपट्टा ओढ़े हो, मुंह ढके हो, इसका मतलब कि वो ये सब कुछ करना चाह रही है। तो अगर वो ये सब कुछ करना चाह रही है, कोई महिला अगर साड़ी का पल्लू सर पे रखे है, कोई महिला दुपट्टा गले में डाले है, कोई सर ढके हुए, तो उसका मतलब ये है कि वो ये सब कुछ करना चाह रही है, और आप उसको जबरन उसके चेहरे से नकाब को खींच के नीचे कर रहे हैं। अच्छा, अब कुछ लोगों के, ये मैं देख रही थी कमेंट्स की, वो देखना चाहते थे, आइडेंटिफाई करने के लिए ऐसा करना चाह रहे थे। तो उसी से आप रिक्वेस्ट कर लेते कि बेटा इसको चेहरा अपना हटा करके एक बार यहाँ पर दिखाओ। लेकिन जिस तरीके से उसको खींच के नीचे किया गया, ये मुझे लगता है कि एक बहुत ही घिनौना कृत्य है किसी महिला के साथ, जो किसी मुख्यमंत्री द्वारा किया जा रहा है। वो इसलिए हम लोगों ने उसको संज्ञान में लेते हुए और उसके बाद उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं
मत्स्य विभाग की कि संजय वो तो और निषाद। भी ज्यादा शर्मिंदगी करने वाला था उनका। उन्होंने और भी ज्यादा उस पर जो है कहते हैं ना कि जले पर नमक छिड़कने वाला काम किया। कि उसमें वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ चेहरे से नकाब हटाने पे इतना बवाल मच रहा है, कहीं और हाथ लग गया होता तो क्या होता। वो भी आदमी है, मतलब आदमी है तो आप महिलाओं के साथ इस तरीके का काम करें। तो कुल मिलाकर के ये सारी इनकी सोच, इनका मानना, ये सब कुछ। और आपको मैं एक बात और बहुत मजे की बताऊं। जी। भारतीय जनता पार्टी जो कि मिशन शक्ति चला रही है, 90 दिन का टारगेट है, उसको अभी 40-45 दिन भी नहीं हुए होंगे पूरे। मिशन शक्ति के अंदर हो क्या रहा है ये आप देखने वाली बात है। तो कुल मिलाकर के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की धज्जियां खुद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा उड़ाई जा रही हैं। मिशन शक्ति की धज्जियां इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा उड़ाई जा रही हैं। और उस पर से चाहे केंद्र सरकार हो या उत्तर प्रदेश सरकार हो या और भी कहीं इनके घटक दल जो है उनकी सरकार हो, इनसे जुड़े हुए लोग हो, वो सब बाकायदा बहुत दीदा दिलेरी से इन सारी चीजों को करते हैं, क्योंकि इन्हें मालूम है कि हमारा कुछ होना नहीं। और मुझे लगता है ये जानबूझकर किया गया कृत्य। सुमैया जी, मैं आपसे एक और चीज जानना चाहूंगा कि वो जो बच्ची है, जो आयुष की डॉक्टर है, अब इस तरह की खबरें आ रही हैं कि वो बच्ची अब ये कह रही है कि वो सरकारी नौकरी ज्वाइन नहीं करना चाहती। वो इस कदर परेशान हो गई है इस घटना से, ऐसा उसे झटका लगा है कि वो ये कह रही है कि मैं ये नौकरी नहीं ज्वाइन करना चाहती, ये नियुक्ति नहीं चाहती। उसके घर वाले उसे समझा रहे हैं कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, तो आपको ये ज्वाइन करना चाहिए, लेकिन वो बच्ची ज्वाइन करने से इनकार कर रही है। आप उसका मानसिक वो समझ सकते होंगे पीड़ा। हम्म। कि कोई भी मैंने कहा कि अगर जैसे मैं इस वक्त इस तरह के लिबास में बैठी हूँ, हम्म। मुझे अगर जबरन मेरा कोई हिजाब खींच ले या किसी महिला का दुपट्टा खींच ले, हम्म। तो आप सोच सकते होंगे कि उसकी मनोस्थिति क्या होगी। हर कोई लड़ाई नहीं लड़ सकता, इतनी हिम्मत नहीं होती है, सीधी सादी बच्ची होगी वो। हम्म। तो उसको वो उस मनोदशा से गुजर रही होगी कि उसके साथ इस तरीके की घटना हो गई है। हम्म। तो ये तो वाकई इनको सोचना चाहिए इस तरीके की बात, और बिल्कुल उसकी कोई गलती नहीं है इसमें। थोड़ा सा उसको अगर हिम्मत उसने दिखाई होती तो हाथ पकड़ के झटक देना चाहिए नीतीश कुमार जी का, कि आप कैसे हमको छू रहे हैं। और ऐसी नौकरी को मैं वाकई वो जो बात कह रही है कि अगर नौकरी की शुरुआत इस तरीके से हो रही है उसको लेटर मिलने की, तो आगे पता नहीं उसको और क्या क्या झेलना पड़ेगा। लेकिन देखिए, बच्ची के साथ जो हुआ उस समय हो सकता है कि वो उस मनोस्थिति में ना हो कि वो उस तरीके से, जिस तरह से आप कह रही हैं, इनकार कर सकें। लेकिन एक और चीज की तरफ मैं आपसे पूछना चाहूंगा और आपके वक्तव्य उस पर चाहूंगा कि मैं देख रहा था कि देश के बड़े बड़े कुछ पत्रकार जो मेन स्ट्रीम मीडिया में हैं, वो इसे भी जायज ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री एक फादरली फिगर की तरह उन्होंने ये किया। और जिस तरीके से एक अभिभावक करता है, तो क्या किसी अभिभावक को इस तरीके से करने की अनुमति दी जा सकती है? देखिए मैं बहुत कड़वी बात करती हूँ, सच क्योंकि कड़वा होता है। इसी को ठीक पलट दीजिए हम्म। कि किसी मुस्लिम पुरुष ने किसी गैर मुसलमान बहन के साथ इस तरीके का काम किया होता, तब ये मीडिया क्या कर रही होती? तांडव कर रही होती, तांडव। तो ये काम किसी भी जाति धर्म से रिलेटेड नहीं है। मैंने कहा कि ये संपूर्ण महिलाओं के सम्मान की बात है। देश में अगर ये किसी फातिमा के साथ हो रहा है तो भी उतना ही गलत है, अगर ये किसी शीला के साथ, पूजा के साथ हो रहा है तो भी उतना ही गलत। मैं ये यहाँ पर मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रही, यहाँ मैं महिलाओं के सम्मान की बात कर रही हूँ। और अगर मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया इसको धर्म के चश्मे से देखने की कोशिश कर रहा हो या उसको बांटने की कोशिश कर रहा हो, तो ये उसका अपना जमीर हो सकता है। लेकिन मैं, मुझे जितना रोष इस वक्त इस बच्चे के लिए है, अगर इसकी जगह पर कोई दूसरी बच्ची होती, किसी और धर्म की होती, तो वहां पर भी उतना ही गुस्सा हो। तो मैं इस बात को पूरी तरीके से गलत मान रही हूँ कि इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए, बल्कि एक प्रदेश के मुखिया, मुख्यमंत्री इस तरह, और उसके बाद केंद्र में बड़े मंत्री रहे हैं, वो कई बार के मुख्यमंत्री हैं, कोई नए नवेले नहीं है। उसके बाद इस उम्र में आकर के अगर वो इस तरीके की हरकत करते हैं, तो इसका मतलब साफ साफ ये है कि ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है। नंबर दो, जिन लोगों को ये लगता है कि वो मानसिक असंतुलन है उनका, असंतुलित है मानसिक तौर पे, तो फिर उनका इलाज होना चाहिए। इतने बड़े प्रदेश की बागडोर उनके हाथ में कैसे दे दी? अगर कोई मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति है
जो इस तरीके की हरकतें कर रहा हो, जिससे समाज में रोष पैदा हो रहा हो, धार्मिक उन्माद पैदा होने की वो। इससे पहले भी कुछ दिन पहले एक वीडियो मैंने इनकी देखी थी कि वो राष्ट्रगान चल रहा था, जनगण मन, और उसमें ये अटकेलियां करते फिर रहे। तो अगर इस तरीके की गैर जिम्मेदार व्यक्ति के हाथ में एक प्रदेश की बागडोर दे कैसे दे सकते हैं? तो मुझे लगता है कि इनको तत्काल प्रभाव से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए, अपना इलाज कराना चाहिए, और किसी जिम्मेदार व्यक्ति को मुख्यमंत्री के पद संभालना चाहिए जो महिलाओं की गरिमा की रक्षा कर सके, और इस तरीके का कृत्य दोबारा ना हो, और माफी मांगे ये उस बच्ची से कि हाँ और मुझसे गलती हुई है। उस बच्ची से क्या, वो ये एक सांकेतिक है बल्कि महिलाओं से, कि हाँ मुझसे ये अनजाने में गलत हुआ, मेरा कोई ऐसा वो नहीं था इंटेंशन। लेकिन साहब यहाँ तो उल्टी बात है विक्रांत जी। यहाँ तो अभी कुछ देर पहले न्यूज चैनल पे मैं इंटरव्यू देख रही थी संजय निषाद जी का। हम्म। वो अपनी बात पे कायम है, वो कह रहे हैं हमारे पूर्वांचल में यही भाषा होती है। अरे तो पूर्वांचल की भाषा को पूर्वांचल तक सीमित रखिए। ये पूरे देश में, देश छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया में सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जरा सी बात पूरी दुनिया में फैल जाती है, और जहां जहां ये फैल रही है हमारे देश की बदनामी हो रही है। इस तरीके के कृत्य करेंगे देश को बदनाम करने हमारे के जी, लिए। पूर्वांचल के लोग भी इस भाषा को तो स्वीकार नहीं करेंगे ना। आप कैसा बोलते हैं मंत्री जी, किस तरीके से बात करते हैं अपने घर में या अपने जानने वालों से, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब आप समाज की बात करते हैं, एक जिम्मेदार व्यक्ति की बात करते हैं, तब समाज में इस तरह की भाषा की कोई जगह नहीं हो सकती, और वो भी एक महिला के लिए। बिल्कुल विक्रांत जी, उनका ये कहना है कि पूर्वांचल के लोग इस भाषा को समझते हैं, तो वो समझ सकते हैं क्योंकि उनकी अपनी रीजनल हो सकती हम्म। है। लेकिन आप जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो आदमी है, इतना सोचना चाहिए, उन्होंने कहीं और हाथ तो नहीं लगाया, कहीं और उंगली तो नहीं लगी। ये आप देखिए, मैंने पूरा रिकॉर्ड करके रखा हूँ, बल्कि मैंने अपने सोशल मीडिया पे डाला भी पहले से। तो कुल मिलाकर के ये दिमागी दिवालियापन है। भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता के नशे में चूर होकर के वो किसी का भी सम्मान नहीं कर सकती है, चाहे वो बुजुर्ग, नौजवान हो, महिलाएं हो, गरीब हो, पीड़ित हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, पिछड़े हो, सबका ये उत्पीड़न कर रहे हैं पूरी तरीके से। जहां पा जाते हैं वहां कुचलते सुमय जी, आपने बीच में एक बात की कि इस घटना को अगर उलट करके देखें और कोई मुस्लिम अगर किसी हिंदू महिला या किसी और गैर धर्म की महिला के साथ ऐसा करते तो क्या रिएक्शन होता। उसी के संदर्भ में मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि हम क्या पहनते हैं, क्या किस तरीके से अपने आप को देखते हैं, वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भी मामला है। अगर कोई जबरन किसी को हिजाब पहना रहा है या जबरन उनको पर्दे में रहने को मजबूर किया जा रहा है, तो उस पर समाज में सबको हैं। सवाल उठाना चाहिए। लेकिन मैं क्या पहनता हूं, मैं किस तरीके से रहता हूं, मैं किस तरीके से रहती हूं, ये तो एक बड़ा ही व्यक्तिगत विश्वास का और व्यक्तिगत मान्यता का सवाल है। बिल्कुल, देखिए व्यक्तिगत हो सकता है, जैसे मैं जिस परिवेश में पली बढ़ी हूँ उस परिवेश में रहना मेरा धर्म है, मुझे चाहिए कि मैं उस परिवेश को फॉलो करूँ। कोई मेरे सर के ऊपर डंडा लेके ये सवार नहीं हुआ आज तक कि आपको ये स्कार्फ पहनना है। लेकिन हमको तरबियत और तालीम ऐसी दी गई है, और अमूमन लोग यही करते हैं घर के अंदर से, कि बच्चे जिस मुआशरे में बड़े हो रहे हैं, चाहे लड़के हो या लड़की हो, वो उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। बहुत से लोग थोड़ा सा इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन कहीं पे जबरन नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ ऐसी पाबंदियां होती हैं, वो आप धर्म की बात मत करें, मुआशरे की बात, समाज की बात करें, हम जिस सोशल लाइफ में जी रहे हैं। तो हम ये अपने बच्चों को बताते हैं कि भाई ऐसा लिबास पहनना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे उठना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए, ऐसे बड़ों को आदर करना चाहिए, ऐसे मेहमानों की खातिरदारी करनी चाहिए। तो मुझे लगता है ये कोई किसी को मजबूर करना नहीं हुआ, ये आप मुआशरा अपना जो है वो उसको आगे ले जा रहे हैं। लेकिन हाँ, ये अपनी स्वतंत्रता है, जिसको जैसे भी आप डील कर सकते हो तो वो आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन मुझे लगता है ये संविधान ने इस चीज का पूरी तरीके से छूट दी है कि अपने धार्मिक आप उसको अनुपालन कर सकते हैं, बिल्कुल। चाहे वो लिबास हो आपका, चाहे और भी तमाम क्रियाएं हैं धार्मिक। तो उस पर अगर कोई जबरदस्ती इस तरीके की कोशिश करता है तो वो मुझे लगता है नाजायज है, और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में भी बहुत बड़ा मुद्दा बना था, चुनाव के दौरान भी बड़ा बना था, कि नकाब और बुर्के की आड़ में बहुत बड़ी फर्जी वोटिंग होती है, इसको लेकर के और इस पर भी विवाद बढ़ा। तो क्या मुस्लिम और खास मुस्लिम वर्ग की महिलाओं को ही, बेटियों को ही इस, क्या कहा जाए इसे, इसका सामना ज्यादा करना पड़ता है? देखिए, हर चीज के दो पहलू होते हैं। हम्म। अगर वोट्स डालते वक्त हमेशा से मैंने देखा है कि एक होता है जहाँ पे महिलाएं होती हैं,
चेकिंग करने वाली महिला बिल्कुल महिला स्टाफ होता है, पुलिस वो करे। चेक करता है हाँ। खामोशी से, ठीक है। हाँ। लेकिन अभी कुछ दिन पहले जब बिहार चुनाव हो रहा था, जब राहुल गांधी जी ने इस बात को कहा था कि कुछ वीडियो क्लिप्स मांगी गई थी, तो उन्होंने ये कह के कर दिया गया था कि ये इंटीमेसी उनकी जो है, या वो उनकी प्राइवेसी जो है वो नहीं दिखाना हाँ, चाहिए। इसी ने मतलब बोला। अपनी बात पड़ी आपकी तो आप प्राइवेसी का बहाना दे रहे हैं, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं का नकाब हटा हटा करके। बात यहाँ पर खत्म होती है। अगर जेन्युइन बात हो, आप ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं, तो आपको भी ट्रांसपेरेंसी पर ही बात करनी है। लेकिन जबरन आप बुर्के को टारगेट करते रहे, आप हिजाब को टारगेट करते रहे, नकाब को टारगेट करते रहे, तो ऐसे नहीं होगा। जब से देश आजाद हुआ है, जब से हमारा संविधान लागू हुआ, हम इस प्रक्रिया में गए, वोट्स पड़ रहे हैं, तब से होता है, थोड़ा बहुत फेरबदल होता रहा है। लेकिन आपकी छवि ऐसी है, जैसी आप कोई बात करते हैं, वो हो सकता है उस वक्त उतनी बुरी ना हो, लेकिन क्योंकि आपका मॉडस ऑपरेंडी ही ऐसा रहा है, तो लोग आप पर भरोसा नहीं कर पा रहे। और आप देख लीजिए, बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा ये कृत्य किया गया, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हम क्या भरोसा करें आपको। तो भरोसा बनाना पड़ता है। आपने नारा तो दे दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वगैरह वगैरह, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मिशन शक्ति। कोई भी एक चीज ऐसी है जो जिसका अनुपालन आपके अपने सरकार के अंदर के लोग कर रहे हो, तो आप बता दीजिए। जो बाहर के लोग हैं, जनता है, आम मासूम जनता, गरीब जनता, वो क्या आप पर भरोसा करे। आप पर भरोसा करके आपको सत्ता दी गई बार बार, लेकिन आप जब सत्ता पाते हैं, जब आप सत्ता पाते हैं, तो आप हाथरस कांड कर देते हैं, लखीमपुर कर देते हैं, रायबरेली कर देते हैं, आजमगढ़ कर देते हैं। पता है बच्ची एक उत्तराखंड की एक वरिष्ठ नेत्री, मेरे ख्याल से उनका नाम मैं बताती हूँ, बेबी रानी मौर्य नाम है मुझे लगता है, जहां तक वो कुछ थी भी। उन्होंने कहा, जब हाथरस कांड हुआ था विक्रांत जी, तो उनका एक बयान आया था, उन्होंने कहा था कि शाम को 5 बजे के बाद कोई भी महिला पुलिस थाने अकेले ना जाए, अपने बाप या अपने भाई के साथ जाए। मतलब अब आप ये सोचिए इस बयान का क्या मतलब निकलता है। क्यों? क्योंकि हाथरस वाला मामला हुआ था। तो इस तरीके के बयानबाजी आने के बाद जनता में रोष होना, महिलाओं को अपने आप को असुरक्षित महसूस करना लाजमी। आपके मरहूम पिता और देश के अजीम शायर मुनव्वर राना साहब अंतिम समय तक इस तरह के मुद्दे और समाज के मुद्दों के लिए लड़ते रहे, अपनी शायरी के जरिए भी और अपने संघर्ष के जरिए भी। आप भी कोशिश कर रही हैं उनके नक्शे कदम पर चलते हुए। आपको लगता है कि इस मामले में कोई कार्रवाई हो पाएगी, या आम तौर पर जिस तरीके से इस तरह की घटनाओं को भुला दिया जाता है, उस तरीके से ये घटना भी भुला दी जाएगी? देखिए विक्रांत जी, मेरे वालिद एक बहुत ही शरीफ लेकिन बहुत ही इनकलाबी शायर रहे बिल्कुल। हैं, लेखक रहे हैं। हाँ। और उन्होंने अपनी बात को कलम के जरिए और बाद में सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक ये एहतिजाज जाहिर किया कि गलत को गलत ठहराऊंगा मैं, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी देखना पड़े। और आपने देखा बहुत मुसीबतें हैं, लेकिन मैं वैसी नहीं हूँ। ये जनरेशन का फर्क है, जी। क्योंकि वो शायरी से इनकलाब करते थे। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि मैं पत्रकार भी रही हूँ, मैंने हाँ। तमाम बड़े अखबारात में हाँ। भी काम किया है। तो मेरे और उनके कलम में थोड़ा फर्क है, और मेरे उनके मॉडस ऑपरेंडी में भी फर्क है। अगर इस तरीके की इस पर कार्रवाई नहीं हुई, तो फिर इसका घेराव होगा, ये बात बहुत आगे तक जाएगी, क्योंकि ये महिलाओं के सम्मान की बात है। यहाँ पर कोई जात धर्म और वर्ग की बात नहीं हो रही, यहाँ पर महिलाओं के सम्मान की बात हो रही है, और इस पर इनको संज्ञान लेना। बहुत बहुत शुक्रिया सुमेरा जी, आप हमारे साथ जुड़ी। और उम्मीद की जानी चाहिए कि इस मामले में कोई न्याय हो और कुछ ऐसी चीज सामने आए कि भविष्य में कोई भी नेता इस तरीके की घटना ना करे। बहुत बहुत शुक्रिया सुमैया जी। बहुत बहुत शुक्रिया।